डाइवर्स है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, और ये सब आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। तो शुरू करें एक्सप्लोरेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज फिजियोग्राफी। हुक, एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, अगर हिमालयाज वो नॉर्थ के जायंट माउंटेन्स होते ही नहीं तो सीरियसली इंडिया कैसा दिखता। ये माउंटेन्स सिर्फ ऊंचे नहीं है, ये इंडिया के लिए एक नेचुरल वॉल और एक मैसिव क्लाइमेट कंट्रोलर की तरह है। बहुत क्रूशल। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा पीस है पजल का। अब देखिए, इंडिया का फिजिकल लैंडस्केप ब्रॉडली 6 मेन फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइडेड है। जैसे मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, लर्निंग मैप। पहले हम एक्सप्लोर करेंगे द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, फिर हम साउथ की तरफ चलेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स पर, उसके बाद द इंडियन डेजर्ट थार को देखेंगे, फिर द पेनिनसुलर प्लेटो जो एंशिएंट हार्टलैंड है, उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स जो समुद्र के साथ हैं, और फाइनली द आइलैंड्स। रेडी? अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो सबसे पहले द माइटी नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये एक ह्यूज आर्क है जिसमें सेवरल पैरेलल रेंजेस आती हैं। सबसे नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयाज, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और ज़ैंस्कार रेंजेस आती हैं इंडिया में। फिर आती है मेन रेंज द ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। यहीं पर माउंट एवरेस्ट जैसे जायंट्स हैं। उसके साउथ में है हिमाचल या लेसर हिमालयाज, जिसमें पीर पांजाल जैसी रेंजेस हैं। और सबसे बाहर वाली रेंज, प्लेन्स के ज्यादा करीब, वो है शिवालिक्स। प्लस नॉर्थ ईस्ट में है पूर्वांचल हिल्स। एक मैसिव सिस्टम है ये। और ये बने कैसे? पूरा जियोलॉजिकल ड्रामा है। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब ये जियोलॉजिकल टाइम में रिलेटिवली रिसेंटली बने हैं, जब मैसिव इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। सोचो जैसे दो जायंट कार्स सुपर स्लो मोशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कोलाइड कर रही हैं और बीच की जमीन क्रम्पल होकर इतने बड़े माउंटेन्स बन गए, और ये अभी भी उठ रहे हैं बाय द वे। हाँ, ज्योग्राफिकली रिवर्स इनको रीजनली डिवाइड करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंडस और सतलज रिवर्स के बीच का पार्ट कश्मीर या पंजाब हिमालयास कहलाता है। सतलज और काली रिवर्स के बीच कुमाऊं हिमालयास, काली और तिस्ता रिवर्स के बीच का स्ट्रेच नेपाल हिमालयास कवर करता है, और तिस्ता रिवर के ईस्ट में असम हिमालयास हैं पूर्वांचल के साथ। कुछ की पीक्स याद हैं? एवरेस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेपाल टिबेट, K2 इंडिया की हाईएस्ट काराकोरम रेंज में POK, और कंचनजुंगा हाईएस्ट पीक जो डेफिनेटली इंडिया के अंदर है सिक्किम में। इनकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ही ज्यादा है। लेट्स फोकस ऑन वन की रोल, द क्लाइमेटिक बैरियर। एग्जाम्पल, ये माउंटेन्स एक मैसिव वॉल की तरह एक्ट करते हैं जो ठंडी साइबेरियन विंड्स को इंडिया में आने से रोकते हैं विंटर में। और ये मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को भी ट्रैप करते हैं, उन्हें ऊपर उठने पर फोर्स करते हैं, जिससे वो कूल डाउन होकर कंडेंस होते हैं और इंडिया में हेवी रेनफॉल देते हैं। अगर ये हिमालयाज ना होते, दिल्ली में शायद स्नोफॉल होता। समझे? इतने क्रिटिकल है ये। ओके, थोड़ा रुक कर सोचते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। एक, व्हाई आर द हिमालयाज कॉल्ड यंग माउंटेन्स? दोबारा सोचो। बिकॉज वो अर्थ की हिस्ट्री में रिलेटिवली रिसेंटली बने हैं ऑनगोइंग इंडिया यूरेशिया प्लेट कोलिजन से। अनलाइक एंशिएंट माउंटेन्स जैसे अरावलीज, वो अभी भी जियोलॉजिकली एक्टिव हैं। थिंक। 2, अगर हिमालयाज एक नेचुरल डिफेंस वॉल की तरह काम न करते थ्रू आउट हिस्ट्री, तुम्हारे हिसाब से क्या इंपैक्ट होता? इंडिया को शायद नॉर्थ से काफी ज्यादा इन्वेजन्स फेस करने पड़ते, जो पोटेंशियली उसकी हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल मैप को सिग्निफिकेंटली चेंज कर देते। थिंक। 3, व्हाट मेक्स द हिमालयाज सच अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? क्योंकि इतनी ज्यादा एल्टीट्यूड वेरिएशन से एक छोटे एरिया में बहुत सारे अलग क्लाइमेट जोन्स बन जाते हैं, ट्रॉपिकल से अल्पाइन तक, जो डाइवर्स प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं। प्लस यहाँ डिफरेंट बायोजियोग्राफिक रीजन्स मिलते हैं। थिंक। प्रोटेक्ट करते हैं, मेजर रिवर्स को पानी देते हैं और इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को शेल्टर करते हैं। इन शॉर्ट, द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग बट इनक्रेडिबली वाइटल माउंटेन्स जो फंडामेंटली इंडिया के क्लाइमेट, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हिमालयाज के साउथ में वास्ट, फ्लैट, फर्टाइल प्लेन्स हैं। ये बने कैसे? एक्सप्लेनेशन, ऐसे सोचिए, जब हिमालयाज ऊपर उठे तो उनके बेस पर एक बड़ा डिप्रेशन या ट्रॉफ बना, जिसे सिनक्लाइन कहते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में 3 ग्रेट हिमालयन रिवर सिस्टम्स इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र माउंटेन से इनॉर्मस अमाउंट्स में सिल्ट और सेडिमेंट लाए और इस डिप्रेशन में डिपॉजिट कर दिया, लेयर पर लेयर। इससे ये प्लेन्स बने। ये अलुवियल प्लेन्स हैं, रिवर डिपॉजिट से बने हुए हैं। ये प्लेन्स एक जैसे नहीं है। रीजनली हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। वेस्ट में है राजस्थान प्लेन्स जो पार्टली डेजर्ट और सेमी एरिड है। फिर पंजाब हरियाणा प्लेन्स जो मेनली इंडस सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज सुतलज, ब्यास, रावी से बने हैं, एक्सट्रीमली फर्टाइल। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का हार्टलैंड था, याद है ना? फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा, द गैंजेटिक प्लेन्स, जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में फैले हैं, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी से बने हैं। इसके भी सब रीजन्स हैं जैसे रोहिलखंड, अवध एटसेट्रा। और फाइनली ईस्ट में है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर से बने हैं। यहीं पर माजुली है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरइन आइलैंड। चलिए एग्जांपल लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, पंजाब हरियाणा प्लेन्स में।
वहां इतना सक्सेसफुल क्यों था? क्योंकि वहां परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। रिवर्स द्वारा लाई गई इनक्रेडिबली फर्टाइल अलुवियल सॉइल, कल्टीवेट करने के लिए इजी फ्लैट लैंडस्केप और रिवर वाटर कैनाल्स और ग्राउंड वाटर से डेवलप्ड एक्सटेंसिव इरिगेशन नेटवर्क्स। इससे वीट और राइस की नई हाई यील्डिंग वैराइटीज फ्लरिश कर पाईं, जिसने इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाया। ज्योग्राफी वाज की। अब कुछ चीजें सोचने वाली इन प्लेन्स के बारे में। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. आपके हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन्स दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक क्यों है? मेनली फर्टाइल सॉइल की वजह से, जो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है, रिवर से अबंडेंट फ्रेश वाटर और फ्लैट लैंड जो सेटलमेंट्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के लिए ईजी है। थिंक 2. यहाँ आज लोग मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं? बड़े इश्यूज हैं। सिवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इरिगेशन के लिए ओवर पंपिंग से, शहरों, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर से हाई लेवल्स का एयर और वाटर पोल्यूशन, सीजनल फ्लडिंग और इंक्रीजिंगली इंटेंस हीट वेव्स। थिंक 3. माजुली जैसा आइलैंड जो रिवर के बीच में है, कैसे रिवर्स की शेयर पावर दिखाता है? ये पूरी तरह ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा सेंचुरीज में डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट से बना है। ये दिखाता है कि रिवर्स सिर्फ पानी नहीं कैरी करती, वो लैंड ट्रांसपोर्ट और बिल्ड भी करती हैं। थिंक कूल ना? तो सच में सोचिए कि कैसे ये रिवर्स मास्टर बिल्डर्स की तरह काम करती थीं, इस वास्ट, फर्टाइल और क्रूशल हार्टलैंड को बनाते हुए। इन शॉर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंसिव अलूवियल लैंड्स हैं, इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए वाइटल हैं और एक ह्यूज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो करंटली ह्यूमन एक्टिविटीज से सीरियस एनवायरमेंटल प्रेशर्स फेस कर रहे हैं। द इंडियन डेजर्ट थार। नेक्स्ट अप चलिए वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं, द इंडियन डेजर्ट तक, जिसे थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन: ये एरिड रीजन मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, राजस्थान का बड़ा हिस्सा कवर करता है और गुजरात, हरियाणा, पंजाब में एक्सटेंड होता है। ज्योग्राफिकली कुछ लोग इसे प्लेन्स का ही एक्सटेंशन मानते हैं, लेकिन इसका एरिड क्लाइमेट और सैंडी लैंडस्केप इसे डिस्टिंक्ट बनाता है। एक क्रिटिकल इशू यहाँ जो हमारे सोर्सेज में मेंशन्ड है, वो है डेजर्टिफिकेशन। अब ये टर्म सिर्फ डेजर्ट का नेचुरली फैलना नहीं है। एक्सप्लेनेशन: डेजर्टिफिकेशन मतलब है लैंड डिग्रेडेशन एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सबह्यूमिड एरियाज में। बेसिकली इसका मतलब है कि जो लैंड पहले प्रोडक्टिव था फार्मिंग या ग्रेजिंग के लिए, वो अपनी लाइफ सपोर्ट करने की एबिलिटी खो देता है और अनप्रोडक्टिव बन जाता है, डेजर्ट जैसा। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि इंडिया का लगभग 25% लैंड एरिया डेजर्टिफिकेशन रिस्क फेस कर रहा है। इसके कॉजेस क्या हैं? ये फैक्टर्स का मिक्स है। क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट करता है बढ़ते टेम्परेचर्स और मोर इरेटिक रेनफॉल से, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज भी मेजर ड्राइवर्स हैं। एग्जाम्पल्स: ओवरग्रेजिंग, जहां बहुत ज्यादा एनिमल्स वेजिटेशन को इतनी तेजी से खा जाते हैं कि वो रीग्रो नहीं कर पाती, सॉइल को नंगा और इरोजन के लिए प्रोन छोड़ देते हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना जो सॉइल को बाइंड करने और मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करते हैं। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे ड्राई एरियाज में एक्सेसिव इरिगेशन से सॉल्ट बिल्डअप, सैलिनाइजेशन हो जाना, या केमिकल्स का ओवरयूज जो सॉइल को डिग्रेड करता है और लैंड को दूसरे यूजेस के लिए कन्वर्ट करना। लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है एग्रो फॉरेस्ट्री। राजस्थान में नेटिव खेजड़ी ट्री प्रोसोपिस सिनेरिया को क्रॉप्स के साथ उगाना बहुत इफेक्टिव रहा है। खेजड़ी ट्रीज एरिड कंडीशंस के लिए वेल अडेप्टेड है। वो विंड इरोजन कम करने में हेल्प करते हैं। उनकी रूट्स नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करती हैं। उनके पत्ते एनिमल्स के लिए फॉडर प्रोवाइड करते हैं और वो फ्यूल वुड भी देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसे मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करती है। ओके, थोड़ा क्विक थिंकिंग का टाइम। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. तो क्या डिजर्टिफिकेशन सिर्फ सैंड ड्यून्स का इधर-उधर होना है? नहीं, ये काफी ब्रॉडर है। ये फर्टाइल या प्रोडक्टिव लैंड का ड्राई रीजन्स में अपनी प्रोडक्टिविटी खोने का प्रोसेस है, जिसमें सैंड ड्यून्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें सॉइल डिग्रेडेशन, वेजिटेशन लॉस एसेट्रा भी इंक्लूड होता है, याद रखना। 2. खेजड़ी जैसे पेड़ लगाना डेजर्टिफिकेशन से लड़ने में एग्जैक्टली कैसे हेल्प कर सकता है? इसके बेनिफिट्स के बारे में सोचो। पेड़ शेड देते हैं, विंड स्पीड कम करते हैं, लेस इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पानी को सॉइल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं और फॉडर, फ्यूल जैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट बनता है। थिंक 3. एक नेचुरल डेजर्ट जैसे थार के कुछ हिस्से और डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में की डिफरेंस क्या है? एक नेचुरल डेजर्ट एक इकोसिस्टम है जो मिलेनिया से लो रेनफॉल के लिए अडेप्टेड है। डिजर्टिफिकेशन वो प्रोसेस है लैंड डिग्रेडेशन का, अक्सर ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो पहले नॉन डेजर्ट लैंड को डेजर्ट लाइक कंडीशंस की तरफ ले जाता है। समझे? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि ये ड्राईलैंड इकोसिस्टम्स कितने फ्रेजाइल हैं और कैसे ह्यूमन एक्शंस अनफॉर्चुनेटली उनके डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, द थार डेजर्ट इंडिया का मेन एरिड रीजन है, जो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन प्रेशर्स दोनों से ड्राइव होने वाले डेजर्टिफिकेशन से सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, लेकिन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री वायबल सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं। ओके, तो अब तक हमने कवर किया यंग माउंटेन्स, रिवर्स द्वारा बनाए गए वास्ट प्लेन्स और एरिड डेजर्ट। अब हम इंडिया के सबसे पुराने हिस्से की तरफ चलते हैं, द पेनिनसुलर प्लेटो। द पेनिनसुला प्लेटो। अच्छा, अब बात करते हैं द पेनिनसुला प्लेटो की।
एक्सप्लेनेशन। ये इंडिया का लार्जेस्ट और जियोलॉजिकली ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है। एक ह्यूज एंशिएंट टेबल लैंड इमेजिन कीजिए, रफली ट्रायंगुलर शेप में, साउथ की तरफ टेपर होता हुआ। ये ओल्ड गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये एक सिंगल प्लेटो नहीं है, बल्कि इसमें सेवरल स्मॉलर प्लेटोज और हिल रेंजेस हैं। की पार्ट्स में इंक्लूड होते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जिसमें मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड अपलैंड आते हैं, वास्ट डेक्कन प्लेटो नर्मदा के साउथ में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बड़े हिस्से कवर करता है, मिनरल रिच छोटा नागपुर प्लेटो ईस्ट में, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और इंटरेस्टिंगली मेघालय प्लेटो या शिलोंग प्लेटो नॉर्थ ईस्ट में, जो मेन ब्लॉक से फॉल्टिंग के थ्रू अलग हो गया, मालदा गैप बनाते हुए। रेंजेस भी हैं। नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज, बिलीव इट और नॉट, ये दुनिया के सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में से हैं, अब हेविली इरोडेड हो चुके हैं। फिर हैं विंध्या रेंजेस और सतपुरा रेंज, जो रफली नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करते हैं। और बहुत सिग्निफिकेंटली प्लेटो को बॉर्डर करते हुए हैं वेस्टर्न घाट्स, जिनको सह्याद्रीज भी कहते हैं, वेस्ट कोस्ट पर, और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट कोस्ट पर। इनके पीछे की डिफरेंस है। एक्सप्लेनेशन। वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, काफ़ी ऊंचे हैं, एवरेज एलिवेशन अराउंड 900 to 1600 मीटर्स, और एक मेजर वाटरशेड की तरह एक्ट करते हैं, बहुत से पेनिनसुलर रिवर्स का सोर्स है। उनकी हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है केरला में। ईस्टर्न घाट्स हाउएवर डिसकंटिन्यूअस है, अलग अलग हिल्स में टूटे हुए हैं, बड़ी रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा, जो ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ये जनरली वेस्टर्न घाट से कम ऊंचे भी हैं। दोनों घाट्स साउथ में नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। चलिए वेस्टर्न घाट्स को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ये इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यूनिक प्लांट्स और एनिमल से भरे हुए, जो कहीं और नहीं मिलते। ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को इंटरसेप्ट करते हैं, जिससे उनके वेस्टर्न स्लोप्स पर हेवी रेनफॉल होती है। रीजन की इकोलॉजी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी रिवर्स के लिए क्रूशल है, जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन स्टीप स्लोप्स और इंटेंस रेन का ये कॉम्बिनेशन इन्हें लैंडस्लाइड्स के लिए भी प्रोन बनाता है, जो एक मेजर हैजार्ड है। घाट्स के अंदर गैप्स, जैसे पालघाट गैप, भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मॉनसून विंड्स को तमिलनाडु जैसे इंटीरियर रीजन्स तक पहुंचने देते हैं। इस एंशिएंट लैंडमास पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. पेनिनसुलर प्लेटो को जनरली साइज्मिकली एक्टिव हिमालयाज के कंपैरिजन में ज्यादा जियोलॉजिकली स्टेबल क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत ओल्ड, हार्ड, क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, एंशिएंट गोंडवाना लैंडमास का पार्ट है और हिमालयाज की तरह एक्टिव प्लेट कोलिजन जोन पर लोकेटेड नहीं है। थिंक। 2. डेक्कन ट्रैप्स रीजन, जो मेनली महाराष्ट्र में है, इतना स्पेशल क्यों है? ये ह्यूज एरिया मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, बेसाल्ट से बना था। टाइम के साथ लावा वेदर होकर फर्टाइल ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुड़ सॉइल कहते हैं, बन गया, जो कॉटन उगाने के लिए एक्सेप्शनली गुड है। इंटरेस्टिंग ना? 3. वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मॉनसून रेनफॉल पर अपने इम्पैक्ट में कैसे डिफर करते हैं? थोड़ा सोच लो। हाई कंटिन्यूअस वेस्टर्न घाट्स SW मॉनसून के लिए स्ट्रॉन्ग ओरोग्राफिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। विंडवर्ड वेस्टर्न साइड पर हैवी रेन, लीवर्ड ईस्टर्न साइड पर शार्प रेन शैडो, ड्राई एरिया। लोअर ब्रोकन ईस्टर्न घाट्स का SW और NE दोनों मॉनसून्स पर बहुत वीकर इफेक्ट होता है। थिंक, इस प्लेटो में बेहद इमेंस जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इसकी छुपी मिनरल वेल्थ और एंशिएंट माउंटेन्स और रिवर्स द्वारा शेप किए गए कॉन्ट्रास्टिंग लैंडस्केप्स को इमेजिन कीजिए। इन शॉर्ट, द पेनिनसुला प्लेटो इंडिया का एंशिएंट, स्टेबल, मिनरल रिच हार्टलैंड है, जिसमें डाइवर्स टोपोग्राफी है, इंक्लूडिंग प्लेटोज और की रेंजेस जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, जो वाटर स्कैरसिटी और सॉइल इरोजन जैसे रीजनल इश्यूज फेस कर रहा है। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अब हम इंडिया के किनारों की तरफ चलते हैं, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। इंडिया की कोस्टलाइन बहुत लंबी है, आइलैंड्स को मिलाकर 7,500 किलोमीटर से ज्यादा। एक्सप्लेनेशन। हमारे पास 2 मेन कोस्टल प्लेन्स हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। ये रिलेटिवली नैरो है। इस कोस्ट के कुछ पार्ट्स इमर्जेंस के साइंस दिखाते हैं, लैंड ऊपर उठ रहा है जैसे कच्छ, जबकि कुछ सबमर्जेंस के लैंड डूब रहा है जैसे कोंकण के कुछ पार्ट्स। ये रीजन्स में डिवाइडेड है जैसे कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कनारा और मालाबार कोस्ट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच जनरली वाइडर और ज्यादा लेवल है। एक्सप्लेनेशन। वाइडर क्यों? क्योंकि पेनिनसुला से ओरिजिनेट होने वाली मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ने यहाँ एजेस से वास्ट अमाउंट्स में सेडिमेंट डिपॉजिट किया है, जिससे बड़े फर्टाइल डेल्टास बने हैं। ये प्लेन्स अक्सर नॉर्दर्न सरकार्स नॉर्थ और कोरोमांडल कोस्ट साउथ में डिवाइड किए जाते हैं। अब आइलैंड्स की बारी। इंडिया के पास 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक्सप्लेनेशन। ये एक्चुअली एक सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज, म्यांमार के आराकन योमा माउंटेन्स का एक्सटेंशन के पीक्स माने जाते हैं। तो ये मेनली टेक्टोनिक ओरिजिन के हैं। कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी भी प्रेजेंट है यहाँ। बैरन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। एक्सप्लेनेशन। ये फंडामेंटली डिफरेंट है। ये माउंटेनस पीक्स नहीं है, बल्कि कोरल आइलैंड्स हैं, स्पेसिफिकली एटॉल्स।
ये टाइनी मरीन ऑर्गेनिजम्स, जिनको कोरल पॉलिप्स कहते हैं, उनके स्केलेटन्स के अक्यूमुलेशन से बने हैं। टिपिकली एक सबमर्ज्ड वोल्केनिक रिज लक्षद्वीप चागोस रिज पर बने हैं। चलिए यहाँ वल्नरेबिलिटी का एक क्रिटिकल एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लक्षद्वीप, ये खूबसूरत कोरल एटॉल्स बहुत लो लाइंग है, मोस्टली समुद्र तल से कुछ ही मीटर्स ऊपर। इसका मतलब क्या है क्लाइमेट चेंज के इस दौर में? ये सी लेवल राइज के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल है। थोड़ा सा भी राइज इनके बड़े हिस्सों को इनंडेट कर सकता है, फ्रेश वाटर सोर्सेज को थ्रेटन कर सकता है और इवेंचुअली उनके एग्जिस्टेंस को ही खतरे में डाल सकता है। इमेजिन कीजिए एक पूरा यूनियन टेरिटरी रिस्क पर। चलिए इन यूनिक रीजन्स के बारे में सोचते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जनरली वाइडर क्यों हैं और उनमें बड़े डेल्टास क्यों हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में? मेनली क्योंकि मेजर पेनिनसुलर रिवर्स जो ईस्ट की तरफ बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़े अमाउंट्स में सेडिमेंट कैरी करती हैं और टाइम के साथ एक्सटेंसिव डेल्टास बनाए हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स शॉर्टर और स्टीपर हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं, बड़े डेल्टास नहीं। थिंक। 2. इंडिया के आइलैंड टेरिटरीज की मेन स्ट्रैटेजिक, लोकेशन और इकोलॉजिकल नेचर इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रैटेजिकली वो इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज EEZ एक्सटेंड करते हैं, सिक्योरिटी सर्वेलेंस में हेल्प करते हैं और की शिपिंग लेन्स के पास हैं। इकोलॉजिकली वो यूनिक बायोडाइवर्सिटी होस्ट करते हैं। लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स, ANN में रिच फॉरेस्ट्स और एंडेमिक स्पीशीज और वल्नरेबल इंडिजिनस ग्रुप्स का घर है। थिंक। अब बताओ, क्या आप लक्षद्वीप आइलैंड्स कैसे बने वर्सेस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैसे बने, इसका बेसिक डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं? लक्षद्वीप बायोलॉजिकल ओरिजिन, कोरल बिल्डअप ऑन अ रिज। अंडमान एंड निकोबार टेक्टोनिक ओरिजिन, सबमर्ज्ड माउंटेन पीक्स प्लस कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी। समझे? तो पॉज करके इन कोस्टल एजेस और रिमोट आइलैंड्स पर लाइफ के बारे में सोचें। हर एक की अपनी यूनिक ज्योग्राफी है और बढ़ते हुए एनवायरमेंटल थ्रेट्स फेस कर रहा है। इन शॉर्ट, इंडिया के कोस्ट्स और आइलैंड्स जियोग्राफिकली और कल्चरली ग्रेट डाइवर्सिटी डिस्प्ले करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेन से लेकर टेक्टोनिक अंडमान्स और कोरल लक्षद्वीप तक। लेकिन सभी कोस्टल हैजार्ड्स जैसे साइक्लोन्स, इरोजन और स्पेशली क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स जैसे सी लेवल राइज के लिए हाई वल्नरेबिलिटी फेस करते हैं। तो ये था इंडिया के फिजिकल लैंडस्केप का एक ओवरव्यू। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटो, कोस्ट्स, आइलैंड्स, हर रीजन यूनिक, इंटरकनेक्टेड और अपने चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इन सब पर क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है। इंडियन क्लाइमेट। हाँ बिल्कुल, क्लाइमेट अगला बड़ा पीस है। इंडिया का क्लाइमेट प्रेडोमिनेंटली मॉनसूनल क्लासिफाई किया जाता है। हुक, क्या आपको पता था कि हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया अपनी टोटल एनुअल रेनफॉल का रफली 75% सिर्फ उन 4 मॉनसून मंथ्स जून से सितंबर में पाता है। ये सच में हाईलाइट करता है कि मॉनसून कितना डोमिनेंट है। वाओ, 75% सिर्फ 4 महीनों में, ये तो काफी इंटेंस है। तो इस मॉनसून सिस्टम को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। लर्निंग मैप। तो हम कौन से की एस्पेक्ट्स कवर करेंगे? पहले में फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। सेकंड, मॉनसून मैकेनिज्म इटसेल्फ, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। थर्ड, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फिनोमेना जैसे एल नीनो को देखेंगे जो मॉनसून को इन्फ्लुएंस करते हैं। और फाइनली क्लाइमेट चेंज का क्रिटिकल और बढ़ता हुआ इंपैक्ट इंडिया के वेदर पर। तो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल क्या करता है? हमने पहले ही हिमालयाज को एक मैसिव क्लाइमेटिक बैरियर की तरह मेंशन किया। एक और बड़ा फैक्टर है लोकेशन और लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होना, फिर आसपास के ओशंस का इन्फ्लुएंस। लेकिन रियल डिफाइनिंग फीचर है प्रेशर और विंड सिस्टम्स का सीजनल रिवर्सल। यही मॉनसून का एसेंस है। क्रूशल है ITCG का सीजनल शिफ्ट, लैंड और वाटर की डिफरेंशियल हीटिंग, लैंड ओशन से जल्दी गर्म और ठंडा होता है, और अपर एयर सर्कुलेशन पैटर्न्स, स्पेशली जेट स्ट्रीम्स। एग्जैक्टली। चलिए समर मॉनसून के मैकेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं। एक्सप्लेनेशन। समर में इंडियन लैंडमास स्पेशली NW पार्ट इंटेंसली हीट अप होता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनता है। साथ ही ITZC इक्वेटर के पास एक लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, टिपिकली गेंजेटिक प्लेन्स के ऊपर आ जाता है। एक की ड्राइवर है नॉर्थ में हाई एल्टीट्यूड टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग। ये एक जायंट एलिवेटेड हीट सोर्स की तरह एक्ट करता है, रीजन पर लो प्रेशर को और स्ट्रॉन्ग करता है। मीनवाइल साउथ में इंडियन ओशन रिलेटिवली कूलर रहता है, हाई प्रेशर मेंटेन करते हुए। नेचुरली विंड्स इस हाई प्रेशर जोन ओशन पर से लैंड पर इंटेंस लो प्रेशर जोन की तरफ बहती हैं। जब ये विंड्स इक्वेटर क्रॉस करती हैं, कोरियोलिस इफेक्ट उन्हें राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बनकर इंडिया अप्रोच करती हैं, ओशन से मॉइस्चर लेकर। और एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या हो रहा होता है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम STWJ जो विंटर में नॉर्थ इंडिया के ऊपर बहती है, समर में हिमालयाज के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। इससे एक और जेट स्ट्रीम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट TEJ को समर में पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर डेवलप होने का मौका मिलता है। ये TEJ मॉनसून के सडन ऑनसेट बर्स्ट में हेल्प करती है और उसकी इंटेंसिटी और पाथ को इन्फ्लुएंस करती है। एक एनालॉजी एग्जांपल यूज करते हैं। समर में इंटेंसली हीटेड टिबेटन प्लेटो को एक जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह सोचिए।
उसकी हीट इतना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर क्रिएट करती है कि वो इंडियन ओशन से मॉइस्ट एयर को पावरफुली सबकॉन्टिनेंट की तरफ सक करती है। इस इंजन के बिना इंडियन मॉनसून शायद इतना स्ट्रॉन्ग या वाइड स्प्रेड नहीं होता। ओके, चलिए थोड़ा सोचते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1, हमने हिमालयाज को बैरियर कहा। वो मॉनसून सर्कुलेशन को और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? वो फिजिकली विंड्स को ब्लॉक करके उन्हें ऊपर उठने और बरसने पर फोर्स करते हैं, लेकिन वो जेट स्ट्रीम्स की पोजीशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एसटीवीजे का हिमालयाज की वजह से नॉर्थ शिफ्ट होना मॉनसून ऑनसेट के लिए की है। थिंक 2, आईटीजीजी एग्जैक्टली क्या है और समर में इसका नॉर्थवर्ड शिफ्ट इंडिया के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, बेसिकली एक लो प्रेशर बेल्ट जहां ट्रेड विंड्स मिलती हैं। इसका सीजनल मूवमेंट नॉर्थ की तरफ इंडिया के ऊपर एसेंशियली पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए मॉनसून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। याद रखना। 3, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के रोल्स में इंडियन वेदर के रिगार्डिंग मेन डिफरेंस क्या है? एसटीवीजे विंटर डोमिनेट करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर रेन लाता है। इसका समर में नॉर्थवर्ड शिफ्ट मॉनसून ऑनसेट अलाउ करता है। तेज समर मॉनसून के दौरान बनती हैं और उसको स्ट्रेंथन और स्टीयर करने में हेल्प करती है। आई थिंक ये सच में एक कॉम्प्लेक्स डांस है जिसमें हीटिंग डिफरेंसेस, प्रेशर बेल्ट्स, ग्लोबल विंड्स, हाई एल्टीट्यूड जेट्स और टोपोग्राफी इन्वॉल्व है। सब एक साथ आकर इस मैसिव एनुअल वेदर फिनोमेनॉन को क्रिएट करते हैं। इन शॉर्ट, इंडिया का मॉनसून एक कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जो लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग, आईटीसीजे जैसे प्रेशर बेल्ट्स के सीजनल शिफ्ट्स, प्लैनेटरी विंड्स और जेट स्ट्रीम्स और टिबेटन हीटिंग जैसे अपर एयर सर्कुलेशंस के क्रूशियल रोल से ड्राइव होता है। क्लाइमेट फिनोमेना इन्फ्लुएंसिंग द मॉनसून, एनसो, आईओडी, एमजीओ, बीएसआईएसओ। लेकिन हम जानते हैं कि मॉनसून हर साल सेम नहीं होता। कभी हैवी रेन्स, कभी ड्रॉट। हमारे सोर्सेज कुछ लार्ज स्केल क्लाइमेट पैटर्न्स मेंशन करते हैं जो इसकी परफॉर्मेंस को ईयर टू ईयर इफेक्ट करते हैं। सबसे फेमस शायद एल नीनो है। हाँ बिल्कुल, मॉनसून की स्ट्रेंथ और टाइमिंग वेरी करती है। सेवरल क्लाइमेट फिनोमेना मॉड्यूलेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, चलिए की वंस को देखते हैं जो मेंशन्ड है। ईएनएसओ, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। इसमें इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। एल नीनो ईस्टर्न पैसिफिक में वार्मिंग फेज है और ये जनरली वीकर इंडियन मॉनसून्स और पोटेंशियल ड्रॉट फीलिंग है। ला नीनिया कूलिंग फेज है, अक्सर स्ट्रॉन्गर मॉनसून से एसोसिएटेड होती है। एक वेरिएशन एल नीनो मोडिकी सेंट्रल पैसिफिक वार्मिंग भी है जिसके स्लाइटली डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं। आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में है। एक पॉजिटिव आईओडी, वार्मर वेस्ट कूलर ईस्ट, जनरली इंडियन मॉनसून को हेल्प करता है। एक नेगेटिव आईओडी, कूलर वेस्ट वार्मर ईस्ट, उसे वीकन करता है। एमजेओ, मैडर्न जूलियन ऑसिलेशन, ये इक्वेटर के पास क्लाउड्स और रेनफॉल का एक ईस्टवर्ड मूविंग वेव या पल्स जैसा है जो रफली हर 30-60 डेज में ग्लोब को सर्कल करता है। जब इसका एक्टिव रेन एनहांसिंग फेज मॉनसून सीजन के दौरान इंडियन ओशन के ऊपर से गुजरता है तो ये रेनफॉल को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। बीएसआईएसओ, बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, सिमिलर टाइम स्केल 30-60 डेज, लेकिन ये वाला नॉर्थ ईस्टवर्ड प्रोपेगेट करता है, मेनली इंडियन और वेस्ट पैसिफिक ओशंस पर समर के दौरान। सोर्सेज बीएसआईएसओ फेजेस को मॉनसून के अपने इंटरनल रिदम, एक्टिव स्पेल्स, हेवी रेन पीरियड्स और ब्रेक स्पेल्स, लॉन्ग ड्राई पीरियड से स्ट्रांगली लिंक करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इंटरेक्शन का। कभी कभी एल नीनो ईयर में भी, जो नॉर्मली मॉनसून को वीकन करता है, इंडिया को शायद ठीक ठाक रेनफॉल मिल जाती है। ऐसा हो सकता है अगर साइमल्टेनियसली इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आईओडी डेवलप हो जाए। ये ऐसा है जैसे एक फैक्टर रेन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरा उसे बूस्ट करने की। नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी कूल ना। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1, एनसो और आईओडी जैसे ये टेली कनेक्शंस मॉनसून को महीनों पहले प्रिडिक्ट करने की कोशिश के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये दूर दराज के वेदर कंडीशंस, पैसिफिक, इंडियन ओशन को इंडिया पर रेनफॉल से लिंक करते हैं। इनको समझना लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए की है, जो एग्रीकल्चर, वाटर प्लानिंग एक्सेट्रा के लिए वाइटल है। थिंक 2, एमजेओ और बीएसआईएसओ में मॉनसून को अफेक्ट करने के तरीके में मेन डिफरेंस क्या हाईलाइट किया गया है? एमजेओ एक ग्लोबल ईस्टवर्ड वेव है। बीएसआईएसओ समर के दौरान ज्यादा रीजनल इंडियन पैसिफिक है, नॉर्थ ईस्ट मूव करता है और मॉनसून सीजन के अंदर एक्टिव ब्रेक साइकिल्स को कंट्रोल करने से ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड लगता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट याद रखना। 3, फार्मिंग के अलावा एमजीओ बीएसआईएसओ फेजेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन कह लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकती है। एक अपकमिंग एक्टिव फेज को प्रिडिक्ट करना फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। एक लॉन्ग ब्रेक फेज को प्रिडिक्ट करना पोटेंशियल ड्राई स्पेल्स के दौरान वाटर रिसोर्सेज मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। सोचो जरा। बस सोचिए पैसिफिक में या इंडियन ओशन के पार
हजारों किलोमीटर दूर होने वाले इवेंट्स ये डिक्टेट कर सकते हैं कि यहाँ फार्मर्स की फसल अच्छी होगी या शहरों को पानी की कमी फेस करनी पड़ेगी। ये सच में दिखाता है कि हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड है। इन शॉर्ट, ENSO, IOD, MJO और BSISO जैसे ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स इंडियन मॉनसून की ईयर टू ईयर स्ट्रेंथ और सीजन के अंदर उसके रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिव ब्रेक स्पेल्स को सिग्निफिकेंटली मॉड्यूलेट करते हैं। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स एंड हैजर्ड्स। और अब द एलिफेंट इन द रूम, क्लाइमेट चेंज। सोर्सेज इसके इम्पैक्ट के बारे में इंडिया के क्लाइमेट और वेदर पर क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेनेशन। क्लाइमेट चेंज एसेंशियली इंडिया की एग्जिस्टिंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को एम्पलीफाई कर रहा है और वेदर को ज्यादा एक्सट्रीम बना रहा है। की इंपैक्ट्स जो हाईलाइट किए गए हैं इंक्लूड मोर हीट वेव्स। इंडिया के बहुत से पार्ट्स में हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ गई है। इराटिक रेनफॉल पैटर्न ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट्स जो फ्लड्स कॉज करते हैं उनके ज्यादा इंस्टेंसेस देख रहे हैं, इंटरस्पर्स्ड विद लॉन्गर ड्राई स्पेल्स जो ड्रॉट्स लाते हैं। मॉनसून एक्टिव और ब्रेक स्पेल्स की इंटेंसिटी बढ़ती हुई लग रही है। इंटेंस साइक्लोन्स, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। एक नोटेबल ट्रेंड जो मेंशन है वो है अरेबियन सी में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, जो पहले कम कॉमन था। एग्जांपल्स रीसेंट पावरफुल साइक्लोन्स जैसे टोक्ते अरेबियन सी 2021 और बिपरजॉय अरेबियन सी 2023 इस पैटर्न में फिट होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट, हिमालयन ग्लेशियर्स का रैपिड मेल्टिंग जो लॉन्ग टर्म रिवर फ्लोज को इंपैक्ट करता है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का रिस्क बढ़ाता है। अर्बन फ्लडिंग, ये बहुत से इंडियन सिटीज में एक फ्रीक्वेंट और सिवियर प्रॉब्लम बनता जा रहा है। चलिए अर्बन फ्लडिंग को एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पे फोकस करते हैं। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहर अब ज्यादा बार फ्लड से पैरालाइज होते लगते हैं, इवन शॉर्ट स्पेल्स ऑफ इंटेंस रेन के बाद। क्यों? सोर्सेज फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन की तरफ पॉइंट करते हैं। एक, क्लाइमेट चेंज जो ज्यादा इंटेंस रेनफॉल बर्स्ट कॉज कर रहा है। दो, इनएडिक्वेट, ओल्ड या पॉली मेंटेन्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स जो अक्सर गार्बेज और सिल्ट से चोक्ड होते हैं। तीन, अनप्लान्ड रैपिड अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग्स और रोड्स ओपन स्पेसेस, लेक्स और वेटलैंड्स को रिप्लेस कर रहे हैं जो पहले पानी अब्जॉर्ब करते थे। चार, नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स और रिवर फ्लड प्लेन्स पर एनक्रोचमेंट। सॉल्यूशंस क्या हैं? बेटर अर्बन प्लानिंग क्रूशल है। नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करना, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना। हमें ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव अपग्रेड्स की जरूरत है और स्पंज सिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, स्पंज सिटी का आइडिया है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना, ज्यादा पार्क्स, ग्रीन रूफ्स, परमिएबल पेवमेंट्स, रेन गार्डन्स, ताकि रेन वाटर को एब्जॉर्ब, स्टोर और स्लोली रिलीज किया जा सके, जैसे एक स्पंज करता है। इससे रन ऑफ और फ्लड रिस्क कम होता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प मिलती है। चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. सोर्सेज के अकॉर्डिंग अरेबियन सी में अब ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं? मेन रीजन जो बताया गया है वो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी सरफेस टेम्परेचर्स का सिग्निफिकेंट वार्मिंग होना। वार्मर वाटर साइक्लोन्स को फॉर्म और इंटेंसिफाई होने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। थिंक। 2. फास्टर ग्लेशियर मेल्ट रिवर्स को शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म में डिफरेंटली कैसे अफेक्ट करता है? शॉर्ट टर्म, बढ़ा हुआ मेल्ट वाटर रिवर फ्लो को बूस्ट कर सकता है, कभी कभी फ्लड्स कॉज करता है, GLOFs इंक्लूड करके। लॉन्ग टर्म, जैसे ग्लेशियर्स श्रिंक या डिसअपियर होते हैं, ग्लेशियर फेड रिवर्स में रिलायबल ड्राई सीजन फ्लो कम हो जाएगा, पोटेंशियली वाटर स्कैसिटी कॉज करते हुए। सीरियस है ना? स्पंज सिटी आइडिया के अलावा सिटीज अर्बन फ्लडिंग को कम करने के लिए और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकती हैं? बिल्डिंग कोड्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना, वल्नरेबल एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट और रीस्टोर करना, वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करना, ड्रेन्स को क्लियर रखने के लिए और हैवी रेन के लिए बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करना। कूल कॉन्सेप्ट, राइट? ये क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूचर थ्रेट्स नहीं है, वो टैंजिबल रियलिटीज हैं जो हमारे शहरों, एग्रीकल्चर और सेफ्टी को अभी अफेक्ट कर रही हैं। इन शॉर्ट, क्लाइमेट चेंज इंडिया के वेदर को ज्यादा एक्सट्रीम और अनप्रिडिक्टेबल बना रहा है, जिससे फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स और साइक्लोन से रिस्क बढ़ रहे हैं जो अर्जेंट एडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स डिमांड करते हैं। तो हम एक कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट पिक्चर देखते हैं, वाइटल मॉनसून, ग्लोबल पैटर्न से मॉड्यूलेट होता हुआ और क्लाइमेट चेंज से इंक्रीजिंगली स्ट्रेस्ड। अब देखते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के क्रिटिकल वाटर रिसोर्सेज पर। वाटर रिसोर्सेज। बिल्कुल, वाटर शायद वो जगह है जहां ज्योग्राफी और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे एक्यूटली फील होता है। हुक, हमारे सोर्सेज एक बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर पेंट करते हैं। इंडिया के पास दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का लगभग 4% है, लेकिन उसे दुनिया की पॉपुलेशन का नियरली 18% सपोर्ट करना है। रिजल्ट, 600 मिलियन से ज्यादा लोग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। ये लगभग हाफ द कंट्री है। इस स्ट्रेस के मेन रीजंस क्या हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंग? एक्सप्लेनेशन, एक तो ऑब्वियसली रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ मॉनसून महीनों पर हेविली रिलायंट। लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स बहुत बड़े हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये मैसिव है, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट में, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, जहां एग्रीकल्चर हेविली ग्राउंड वाटर पंपिंग पर डिपेंड करती है, अक्सर अनसस्टेनेबली।
वाटर पोल्यूशन, रिवर्स, लेक्स और इवन ग्राउंड वाटर का वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्यूनिसिपल सुएज से। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, स्पेसिफिक कंटामिनेंट्स भी डिफरेंट रीजन्स में एक मेजर इशू है। एग्जांपल्स, राजस्थान में फ्लोराइड, वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक, पंजाब में फर्टिलाइजर्स से लिंक्ड यूरेनियम, असम में हाई आयरन कंटेंट। कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर और वाइड रेंजिंग है। एक्सप्लेनेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, वाटर स्कैसिटी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बुरी तरह हिट करती है। सोशल इम्पैक्ट्स, विमेन और गर्ल्स पर पानी लाने का ह्यूज बर्डन, सोशल अनरेस्ट का पोटेंशियल और स्टेट्स के बीच रिवर वाटर पर डिस्प्यूट्स, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच लॉन्ग रनिंग कावेरी डिस्प्यूट एक प्राइम एग्जाम्पल है। हेल्थ इम्पैक्ट्स, पुअर वाटर क्वालिटी की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कॉलरा, टाइफाइड कॉमन है और इस वाइटल शेयर्ड रिसोर्स को मैनेज करने में सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। क्या इस क्राइसिस से निपटने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं? हाँ, सोर्सेस सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेंशन करते हैं। एग्जांपल्स, अटल भूजल योजना स्ट्रेस्ड एरियाज में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर फोकस करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY अपने पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के साथ फार्मिंग में वाटर एफिशिएंसी प्रमोट करती है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर्स इनकरेज करती है। नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम NAQM इंडिया के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को साइंटिफिकली मैप करने का एम रखती है। अमृत सरोवर इंडिया भर में वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स को डेवलप और रिजुविनेट करने का मिशन है। जल शक्ति अभियान वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करने वाला एक कैंपेन है। एक हाई एम्बिशियस और बहुत कंट्रोवर्शियल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी है। एक्सप्लेनेशन, आइडिया है सरप्लस माने जाने वाले रिवर बेसिन्स जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र से डेफिसिट बेसिन्स मेनली पेनिनसुलर इंडिया में वाटर ट्रांसफर करना। पोटेंशियल बेनिफिट्स जो बताए जाते हैं इंक्लूड इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, हाइड्रो पावर और नेविगेशन। However, potential drawbacks enormous है और heavily debated है। Massive environmental damage, forest submerge करना, wildlife को impact करना, river ecosystems को disrupt करना, huge social costs, millions को displace करना, astronomical economic costs और इसकी overall feasibility और equity पर सवाल। Ken Betwa Link इस अम्ब्रेला के अंदर पहला प्रोजेक्ट significant hurdles फेस कर रहा है, स्पेशली पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसके इम्पैक्ट को लेकर। चलिए इस क्रिटिकल रिसोर्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इतना पर्टिकुलरली बैड क्यों है? मेनली वाटर हंग्री क्रॉप्स जैसे राइस और वीट की इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से, जो ग्राउंड वाटर पंपिंग पर हेवीली रिलायंट है, अक्सर फार्मर्स के लिए सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जैसी पॉलिसी से इनकरेज होती है। थिंक 2. क्या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को सब लोग एक डेफिनेट सोल्यूशन के तौर पर देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली नहीं। ये हाईली कंट्रोवर्शियल है। जबकि कुछ लोग बेनिफिट्स देखते हैं, बहुत से एक्सपर्ट्स ह्यूज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, सोशल डिस्प्लेसमेंट, मैसिव कॉस्ट और अनप्रिडिक्टेबल इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सीरियस रेड फ्लैग्स उठाते हैं। सोचने वाली बात है। 3. बड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज वाटर कंजर्व करने में हेल्प के लिए क्या सिंपल चीजें कर सकती हैं? घर कम्युनिटी लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें, डेली यूज में वाटर वेस्टेज कम करना, लोकल पॉन्ड्स, लेक्स को प्रोटेक्ट और रिवाइव करना, और शायद जहां पॉसिबल हो लेस वाटर इंटेंसिव लाइफस्टाइल्स या क्रॉप्स चूज करना। थिंक सिंपल स्टेप्स, बड़ा इम्पैक्ट। पॉज करके सच में पानी की वैल्यू और इंडिया जिस स्केल पर इसे सस्टेनेबली मैनेज करने का चैलेंज फेस कर रहा है उसके बारे में सोचिए। इन शॉर्ट, इंडिया नेशनल वेरिएबिलिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से ड्राइव होने वाली एक क्रिटिकल वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है, जिसके लिए हर लेवल पर अर्जेंट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है। फॉरेस्ट्स एंड सॉइल्स। फाइनली, चलिए ब्रीफली 2 फाउंडेशनल एलिमेंट्स को टच करते हैं जो सोर्सेज में मेंशन्ड है, इंडिया के फॉरेस्ट्स और सॉइल्स। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर और इकोलॉजिकल बैलेंस को अंडरपिन करते हैं। इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफी वाइड रेंज के फॉरेस्ट टाइप्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। मेजर वंस इंक्लूड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, हाई रेनफॉल एरियाज में मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स, एनी इंडिया, ANN आइलैंड्स, डेंस, मल्टीलेयर्ड, रिच बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे वाइड स्प्रेड टाइप। पेड़ ड्राई सीजन में पत्ते झाड़ते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टिम्बर जैसे टीक, साल। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में कांटीली झाड़ियां, ड्रॉट रेजिस्टेंट पेड़। लिटरल एंड स्वॉर्म फॉरेस्ट्स, कोस्ट्स और डेल्टास के अलोंग मिलते हैं। मैंग्रोव्स इंक्लूड करते हैं। स्टॉर्म्स और इरोजन से कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, E.g. सुंदरबंस। माउंटेन फॉरेस्ट्स, हिमालय में एल्टीट्यूड के साथ वेजिटेशन चेंज होती है, डेसिड्यूज से कॉनिफरस से एल्पाइन मीडोज तक। करंट स्टेटस क्या है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो साइटेड है, इंडिया का टोटल ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 25.17% है। एक्सप्लेनेशन, ये अभी भी नेशनल टारगेट 33% से काफी नीचे है। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, जबकि लक्षद्वीप में हाईएस्ट परसेंटेज कवर है। कंसर्न्स बने हुए हैं।
इंक्रीज का रेट स्लो हुआ है और नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में लॉस हुआ है। कंजर्वेशन के लिए सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है। एक्सप्लेनेशन, इसमें लोकल कम्युनिटीज को पेड़ लगाने और मैनेज करने में इन्वॉल्व करना शामिल है, अक्सर नॉन फॉरेस्ट लैंड्स पर, कम्युनिटी लैंड, रोड साइड्स, प्राइवेट लैंड। एम एनवायरमेंटल, ग्रीन कवर बढ़ाना और सोशो इकोनॉमिक, फ्यूल, फॉडर, टिम्बर, इनकम प्रोवाइड करना दोनों है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री जैसे डेंस अर्बन पैचेस के लिए मियावाकी मेथड, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री, पेड़ों को क्रॉप्स के साथ इंटीग्रेट करना। अब सॉइल्स, इंडिया में डाइवर्स सॉइल्स भी हैं। ICAR 8 मेजर टाइप्स क्लासिफाई करता है। एक्सप्लेनेशन, सबसे वाइड स्प्रेड हैं अलूवियल सॉइल्स, नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल, रेड सॉइल्स पेनिनसुलर इंडिया में कॉमन, और ब्लैक सॉइल्स या रेगुर डेक्कन प्लेटो कॉटन के लिए ग्रेट। लेकिन पानी की तरह सॉइल्स भी थ्रेट में है। सॉइल डिग्रेडेशन एक ह्यूज इशू है। सोर्सेज एस्टिमेट करते हैं कि लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड डिग्रेडेड है। केमिकल डिग्रेडेशन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का ओवरयूज जिससे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, एसिडिटी या सैलिनाइजेशन, सॉल्ट बिल्डअप होता है। फिजिकल डिग्रेडेशन, हेवी मशीनरी से कंपैक्शन, वाटर लॉगिंग। इसे प्रिवेंट कैसे करें? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की है, क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिड्यूस टिलिंग। एफोरेस्टेशन सॉइल बाइंड करने में हेल्प करता है। स्लोप्स पर कॉन्टोर प्लाउइंग जैसी टेक्निक्स इरोजन कम करती हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाइटल है। सक्सेस के एग्जाम्पल्स इंक्लूड सिक्किम का इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनना, या रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र जैसी जगहों पर कम्युनिटी लेड वाटरशेड मैनेजमेंट जिसने सॉइल और वाटर कंजर्वेशन इंप्रूव किया। चलिए रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। 1. वो 33% फॉरेस्ट कवर टारगेट तक पहुंचना इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, कार्बन सिंक के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, फॉरेस्ट कम्युनिटीज की लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए और ओवरऑल इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। थिंक। 2. सोशल फॉरेस्ट्री एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कैसे करती है? ये लोकल लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट, फ्यूल, फॉडर, इनकम देने का एम रखती है, जिससे उन्हें पेड़ प्रोटेक्ट करने का रीजन मिले, साथ ही ग्रीन कवर बढ़ाती है और एनवायरनमेंट इंप्रूव करती है। विन विन ना? 3. अगर इंडिया भर में सॉइल डेग्रेडेशन अनचेक्ड चलता रहा तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? गिरते हुए क्रॉप यील्ड्स जिससे फूड इनसिक्योरिटी होगी, फार्मर इनकम्स का लॉस, ड्रॉट्स और फ्लड्स के प्रति इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और अल्टीमेटली कोलैप्सिंग इकोसिस्टम्स। समझ लो। सोचिए कि हेल्दी फॉरेस्ट्स और फर्टाइल सॉइल्स हर चीज के लिए कितने फंडामेंटल हैं। फूड, वाटर, क्लीन एयर, इकोनॉमी। इन शॉर्ट, इंडिया के वाइटल फॉरेस्ट और सॉइल रिसोर्सेज डिग्रेडेशन से सिग्निफिकेंट प्रेशर में है, जिसके लिए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एफर्ट्स और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की अर्जेंट अडॉप्शन जरूरी है। ओवरऑल रीकैप एंड एक्टिव रिकॉल। फ्यू, ये काफी लंबी जर्नी थी इंडिया की ज्योग्राफी की हमारे सोर्सेज के बेस्ड पर। चलिए मेन आइडियाज को क्विकली रीकैप करते हैं। टॉपिक नेम रिपीट। इंडियन ज्योग्राफी, अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। समरी बुलेट्स। फिजियोग्राफी, हमने इंडिया की इनक्रेडिबल फिजिकल डाइवर्सिटी देखी। यंग, टावरिंग हिमालयाज, क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स, हैजर्ड्स। एंशिएंट, स्टेबल पेनिनसुलर प्लेटो, मिनरल्स, की रेंजेस, वास्ट, फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स, फूड बोल, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एरिड थार डेजर्ट, डिजर्टिफिकेशन और वल्नरेबल कोस्ट्स एंड आइलैंड्स, इरोजन, सी लेवल राइज। Climate, primarily monsoonal, complex factors, Himalayas, ITCZ, jets से driven, phenomena जैसे NSO, IOD, MJO, BSISO से influenced. Critically, climate change extremes को intensify कर रहा है. Floods, droughts, heat waves, cyclones, Arabian Sea में ज़्यादा, urban flooding. Water resources, extreme stress face कर रहा है 600 M plus लोग. Uneven rain, groundwater overexploitation, NW India, pollution contamination की वजह से. सिवियर इकोनॉमिक, सोशल, कावेरी डिस्प्यूट, हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। अटल भूजल योजना जैसे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन चैलेंजेस जैसे रिवर लिंकिंग कंट्रोवर्सी बने हुए हैं। फॉरेस्ट्स एंड सॉइल्स, डाइवर्स फॉरेस्ट्स हैं, लेकिन कवर 33% टारगेट से नीचे है, डिग्रेडेशन फेस कर रहा है। सोशल फॉरेस्ट्री प्रमोटेड है, डाइवर्स सॉइल्स, अलूवियल, ब्लैक, रेड, डोमिनेंट है, वाइड स्प्रेड डिग्रेडेशन, इरोजन, केमिकल इश्यूज फेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को थ्रेटन करते हुए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्रूशल हैं। ग्रेट रिकैप। अब एक क्विक एक्टिव रिकॉल चैलेंज का टाइम। अपने मन में इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। रिकॉल क्वेश्चंस। Recall questions. 1. क्या आप इंडिया के 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स लिस्ट कर सकते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। Recall questions. 2. हिमालयस का एक मेजर क्लाइमेटिक रोल बताइए। एक्ट एज बैरियर टू कोल्ड विंड्स या ट्रैप मॉनसून विंड्स कॉजिंग रेन। Recall questions. 3. ला नीनिया
एल नीनियो का ऑपोजिट का इंडियन मॉनसून पर जनरल इफेक्ट क्या होता है? Generally associated with stronger monsoon, better rainfall. Recall questions. 4. अर्बन फ्लडिंग में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने वाली एक ह्यूमन एक्टिविटी मेंशन कीजिए। Poor drainage, choked drains, या unplanned urbanization, building on water bodies, या encroachment on floodplains. Recall questions. 5. सिंपल टर्म्स में डेजर्टिफिकेशन क्या है? Dry areas में productive land का degradation की वजह से unproductive बन जाना. 6. वाटर मैनेजमेंट या कंजर्वेशन इंप्रूव करने के एम वाली एक गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताइए जो हमने डिस्कस की। कोई भी अटल भूजल योजना, PMKSY, नैक्योम, अमृत सरोवर, जल शक्ति अभियान। अच्छी कोशिश। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, उसके बेस पर आज इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट या सरप्राइजिंग चीज क्या सीखी? क्या चीज सच में स्टैंड आउट करती है? और एक फाइनल क्विक चैलेंज आपके लिए, ये ट्राई कीजिए, इंडियन समर मॉनसून का बेसिक मैकेनिज्म ये कैसे काम करता है, एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट्स में एक्सप्लेन कीजिए। की ड्राइवर्स पर फोकस कीजिए। रेडी, गो। आउट्रो। तो हमने आज देखा कि इंडिया की ज्योग्राफी कितनी विशाल, डाइवर्स और डीपली इंटरकनेक्टेड है। सबसे ऊंचे माउंटेन से लेकर कोस्टल प्लेन्स तक हर चीज दूसरी चीज को इन्फ्लुएंस करती है, और क्लाइमेट चेंज इन सभी कनेक्शंस में कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंज की एक और लेयर ऐड कर रहा है। बिल्कुल, जो सोर्सेज हमने एक्सप्लोर किए वो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हाईलाइट करते हैं, हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स, क्रिटिकल वाटर स्कैसिटी, कोस्टल एरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, लेकिन वो सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ऑनगोइंग एफर्ट्स की तरफ भी पॉइंट करते हैं। एक फाइनल थॉट आपके लिए, सोचने के लिए, हमने इंडिया की इमेंस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और बढ़ते हुए प्रेशर्स देखे हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज से। क्रिटिकल सवाल बना रहता है, क्या इंडिया अपनी ह्यूज पॉपुलेशन और डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस के साथ इस रियलिटी को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकता है? क्या हम इस डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हुए इस क्लाइमेट क्राइसिस के दौर में डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच एक सस्टेनेबल और जस्ट बैलेंस फाइंड कर पाएंगे? इस पर सोचना जरूरी है। ये सच में कोर चैलेंज है। होपफुली इस डिस्कशन ने कुछ फ्रेश इनसाइट्स ऑफर किए होंगे, कुछ कनेक्शंस क्लैरिफाई किए होंगे और आपकी क्यूरियोसिटी को और एक्सप्लोर करने के लिए जगाया होगा। इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स।